अपराध जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर भी आरोप लग रहा है कि वो उपद्रव फैला रहे हैं, उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर साहब ने और हमने जामा मस्जिद पे प्रोटेस्ट किया और उसमें ये कौन क्यों कर रही है सरकार, उससे एकदम साफ हो जाएगी बात। दरियागंज पे जो एफआईआर हुई वो इंसिडेंट बता रही है 6 बजे की भी बात का। 1:30 बजे से हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ। बीच में चंद्रशेखर साहब को एक बार गिरफ्तार किया गया, फिर पब्लिक के दबाव में आके वापस उनको लाके वहीं छोड़ना पड़ा जामा मस्जिद पे। और उसके बाद लोग बढ़ते बढ़ते लोगों को पूरी दिल्ली में रोक लगा रखी थी, जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे, बसों में से लोगों को उतार के भगाया जा रहा था, मेट्रोज बंद कर दी थी, सब काम कर दिए थे। उसके बावजूद भी 5 से 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए और शाम तक जब पीसफुल रहा प्रदर्शन, एक शब्द नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने अपने हाथ बांध दिए जब पुलिस ने उनके ऊपर जामा मस्जिद पे भी ज्यादती की, लाठीचार्ज भी करने की कोशिश की। और बहुत सारे एजेंट दलाल सब आ गए जो बार बार पब्लिक को भड़काने की चेष्टा की। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग आके भड़काने लगे, आरएसएस के दलाल भी आए, बहुत सारे आईबी के भी लोग आए, सब लोग आ गए। हमारे खुद इमाम साहब भी उन्होंने कोशिश कर ली अपने लोग भेज के कि किसी प्रकार से पब्लिक जो है वायलेंट या किसी तरीके से थोड़ा सा भी कुछ शरारत हो जाए कहीं से भी, मगर हम लोगों ने नहीं होने दी। तो पुलिस ने खुद एक पुलिस वाले की गाड़ी को आग लगाई दरियागंज थाने के सामने। एक ही गाड़ी, देख लीजिए, लाखों की भीड़ है, एक गाड़ी आग लगाई, उसका खुद ही लगाई और उसका बहाना बना के लाठीचार्ज की, गोली चलाई और आंसू गैस छोड़े। तो और वो एफआईआर से भी बात साफ है। और उसी में जहां चंद्रशेखर साहब 2 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद पे बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर के वाक़ये में इनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया। तो ये इस प्रकार से करते हैं। ये कोई भी प्रोटेस्ट जो है, जब नंबर्स लाखों में चल रहे हैं, करोड़ों में नंबर्स आ रहे हैं इस वक्त पूरे इंडिया में, तो प्रोटेस्टर्स को जो अम्बेडकरवादी हैं, जो कलम पे विश्वास रखते हैं, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान है। ये कोई भी किसी प्रकार की इतनी सी भी हिंसा होती है तो उससे हमारे मिशन को नुकसान है। अम्बेडकराइट मिशन जो चल रहा है, पहली बार ये जनता का पहला स्पॉन्टेनियस जो एहतजाज है पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में, पहला। तो उसमें हमारी ताकत, हमारे नंबर्स हैं। और उसके बाद संविधान सुरक्षा समिति जो चंद्रशेखर साहब ने और हमने मिलकर बनाई, उससे ये कॉल भी दी थी कि अब के बाद सारे प्रोटेस्ट हाथ बांध के होंगे ताकि इस प्रकार का झूठा इल्ज़ाम ना लगा सके। लेकिन इस आरएसएस की मनुवादी सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का या इस प्रोटेस्ट को बुरा कहने का। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इसको किसी तरीके से वायलेंट दिखा सके, और कोई उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है हमारी किसी का। दरियागंज में पुलिस ने जो गाड़ी में आग लगाई थी, आप आरोप लगा रहे हैं, उसके कुछ सबूत हैं आप लोगों ने कोर्ट में दिए? देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि इतनी बड़ी मॉब ने सिर्फ एक गाड़ी को आग लगाई। अगर मॉब वायलेंट किसी भी प्रकार से कुछ लोग भी हो जाते तो क्या एक ही प्रॉपर्टी को नुकसान होता, एक कार को नुकसान होता? पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि इस बात के हमारे पास सबूत भी हैं, वो हम वक्त आने पर उसको शाया भी करेंगे और कोर्ट में इस्तेमाल भी करेंगे उन्हें। हमारे पास सारे सबूत हैं उस बात के भी। मगर बुनियादी बात यह है कि ये मिसाल है, इसी तरह हर जगह इन्होंने खुद झगड़ा कराया, अपने लोग भेज के, या पुलिस ने खुद तोड़फोड़ की है, और उसका फिर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम प्रोटेस्टर्स पे लगा रहे हैं। जो कि हम बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे भी, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि हम लाखों करोड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां भी देंगे, हम संविधान को बचाएंगे। संविधान हम सबसे ऊपर है, हम सबकी जानों से सबसे ज़्यादा ऊपर संविधान है। बाबा साहब ने बनाया था ये, उसको हम किसी हालत में उस पर आँच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान को बचाना ही पड़ेगा। पुलिस के जरिए से जिस तरह की बर्बरियत हो रही है, बार बार आरोप लग रहा है, आप कह रहे हैं कि आरोप नहीं, वो सत्य हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? किस तरह से मतलब ये चीज़ आगे जाएगी? संविधान एक ही है, एक तो अमित शाह जी इस्तीफा देंगे, योगी जी इस्तीफा देंगे, सबसे सीधे संविधान है। उनको महसूस करना चाहिए उन्होंने गलतियां की हैं और उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, इस्तीफा देना चाहिए, सीएए को विड्रॉ करना चाहिए कम्प्लीटली, और एनआरसी और एनपीआर को, इनकी सरकार में तो शायद किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया ही क्या है। मैं ये भी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ सब जगह कह रहा हूँ, मगर हम लोगों ने इसका कानूनी और आईनी तरीका बना रखा है कि किस प्रकार से ये सारी एक्सरसाइज होगी। लेकिन किसी भी शहरी से कोई भी डॉक्यूमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वो वक्त आएगा तो हम वो सारी चीज़ें लिखित में इनको देंगे और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे। यही हमारी डिमांड्स हैं कि किसी नागरिक से कोई भी कागज़ नहीं मांगा जाएगा, किसी भी हालत में नहीं मांगा जाएगा और किसी कीमत पे नहीं मांगा जाएगा। सरकार ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, बांग्लादेश ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो हमें वो कागज़ दो।
लेकिन अभी तक नेशनल मीडिया में ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही जिसमें सरकार ने कोई कागज़ दिया हो, बांग्लादेश को कहा हो कि ये आपके लोग हैं, इनको लेके जाइए। अगर उल्टा बांग्लादेश दावा कर रहा है कि आपके लोग हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो हाँ, बांग्लादेश एक हमारा छोटे भाई की तरह मुल्क है। हमारे उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हम उन्हें ग्रांट इन एड भी दे चुके हैं, $8 बिलियन अभी दे चुके हैं हम उन्हें रिसेंटली। और उनकी इकॉनमी हमसे कम 3 या 4 गुना स्पीड से बढ़ रही है। तो उनका इल्ज़ाम लगाना ये इस वक्त पता नहीं मुझे कितना सच है या नहीं है इसमें, लेकिन उनका लॉजिकली इल्ज़ाम लगाना ये ठीक हो सकता है, क्योंकि इकनॉमी उनकी हमसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और वहाँ पे ज़्यादा खुशहाली है वहाँ के लोग। तो लॉजिकली तो ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं हम पे। कितना सच कितना झूठ है ये तथ्यों पर डिपेंड करता है। मगर बुनियादी बात यह है कि जो हमारा छोटा भाई मुल्क है, अगर उसके यहाँ से करोड़ों करोड़ों लोग हमारे मुल्क में आ चुके हैं, अमित शाह जी की ज़बान में तो 100 करोड़ आ चुके हैं। 100 करोड़ का मतलब तो आपको पता है 20 करोड़ ही होंगे मुसलमान। तो बाकी सब तो ये SC ST OBCs को ही अपना दुश्मन मानते हैं ना, जिनकी शरीयत छीनना चाहते हैं। तो वो उनकी बातों से साफ नज़र भी आ जाता है। खैर वो बात नहीं है। अगर जो भी घुसपैठियाँ हैं कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन होते हुए क्या प्राइम मिनिस्टर उनसे ये लेटर लिख के नहीं पूछ सकते कि आपके यहाँ से कितने लोग गायब हैं? क्या बांग्लादेश पे हमारा इतना भी अधिकार नहीं है, इतनी उसकी मदद करने के बावजूद, कि वो हमें नहीं? बांग्लादेश ने तो कहा है ना कि आप हमें सूची दीजिए, हम लेंगे अपने लोगों को वापस। वो तो देखिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमारी देश की गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रही है एक तरह से देखा जाए, कि वो एक उपहास उड़ाने वाली बात है कि आप दीजिए और हम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि कोई भी वहाँ से आया है। बल्कि मैं उससे आसान रास्ता बता रहा हूँ आपको। बांग्लादेश में भी सेंसस होते हैं, बांग्लादेश में भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। वहाँ से अगर करोड़ों लोग गायब हो गए तो उनकी जनसंख्या में कमी आई होगी, गायब हुए होंगे वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ की इलेक्टोरल रोल्स देखे जाएं, वो देखे जाएं। तो वो सिंपल सा तरीका है, सब पता लग जाएगा। इतने बांग्लादेशी वहाँ से गायब हैं तो वो यहीं आए होंगे, या तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में होंगे वो जहाँ पे वो अपने पासपोर्ट वगैरह से गए होंगे, या फिर भारत में। तो हमें एक फिगर तो पता लग जाएगी। मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। असम ने ये साबित कर दिया इस बात में। ये सिर्फ कोरा झूठ है RSS का। जैसे RSS की बुनियाद झूठ पे बनी हुई है, वो हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। इसीलिए ना अफगानिस्तान से हमने पूछा कि आपके यहाँ से कितने लोग यहाँ आ गए, ना पाकिस्तान से कभी पूछा। लेकिन कम से कम अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो हमारे दोस्त थे और दोस्त हैं। इस तरह से दोस्तों को लेकर के बात कहना कहाँ तक उचित है? अपनी राजनीति के लिए ये RSS की जो मेंटेलिटी है, अपनी राजनीति और अपनी करप्ट राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए BJP और RSS के लोगों ने खुद अपने लोगों को मरवाया है। कोई पहले नहीं है। ये किसी के दोस्त नहीं है, किसी के दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाने के दोस्त हैं, पैसा करप्शन से कमाना चाहते हैं और मनुस्मृति दोबारा लाना चाहते हैं। और ये किसी से इनकी दोस्ती नहीं है। कि पाकिस्तान ने ये कहा, अब ऑफिशियली ये बयान दे दिया है कि हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। और BBC ने और इंडिया टुडे ने उसकी रिपोर्ट भी किया है और बाकायदा उसको साबित किया है। और भारत सरकार कह रही है कि वहाँ पे जो है 23% थे और 3% पे आ गए। ये भारत सरकार इस वक्त RSS के हाथ में, और RSS का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि झूठ बोलना ही उनकी एक ही तो उनके पास हथियार है। झूठ बोलो और मनुस्मृति को लागू करो किसी भी तरह से, तो संविधान ही रहेगा। भारत में मनुस्मृति तो आ नहीं सकती। तो ये बातें मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान तो एक झूठा मुल्क है जैसे, और उसके RSS और ISI में बहुत गहरे संबंध है। तो वो आपस में नूरा कुश्ती चलती रहती है। जब यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाना होता है तो इमरान साहब मोदी जी को गाली दे देते हैं। जब इमरान को कोई फ़ायदा पहुँचाना होता है वहाँ पर तो मोदी जी इमरान को गाली दे देते हैं। तो ये दोनों मिली भगत हैं। दोनों के खिलाफ करप्शन के बेइंतहा इल्ज़ाम लग रहे हैं। और एक इनके और भी मित्र हैं नेतन्याहू, वो उन पे भी करप्शन के बेइंतहा इल्ज़ाम लग रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी उनको हटाना चाह रही है। तो ये सारे करप्ट लीडर्स हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक मोस्ट करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है और भारत के मुसलमान पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे नफरत करते हैं। इसीलिए RSS बार बार हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारे ज़ख्मों पे मिर्चें लगाने के लिए ही पाकिस्तान का से हमसे आइडेंटिफाई करना चाहती है। क्योंकि हम अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं तो वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान से। और वहाँ भी लोग हैं जो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुल्क का बंटवारा होके नुकसान हुआ है, पूरे मुल्क का नुकसान हुआ है, इंडिया के बड़े सगीर का। ये बांग्लादेश में भी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि मज़हब के नाम पे लड़ाई जाओ, कोई काम ना करो। ना पाकिस्तान में कुछ काम हो रहा है, ना भारत में कुछ काम हो रहा है। दोनों मुल्कों का बेड़ा गर्क हो रहा है
और यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट जो है, आरएसएस डीप स्टेट यहाँ की है, आईएसआई वहाँ की है, दोनों में आपस में तालमेल है और दोनों करप्शन कर रहे हैं, दोनों बर्बाद कर रहे हैं अपने लोगों को और आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं।